पेज नंबर 23 पे अपना टॉपिक बाकी है, दैट इज रिलेटेड टू स्लम सेल। स्लम सेल एक पूरी शॉर्ट नोट है, आने को एक पूरा आंसर बन के आ सकता है, डेफिनेटली पॉसिबल है। तो वन ऑफ द टॉपिक्स है स्लम सेल के बारे में। थोड़ा बहुत हमने पहले इनकम टैक्स में बात की हुई है एंड इट इज रिलेटेड टू कैपिटल गेन, उस टॉपिक में बात हुई थी। स्लम सेल का बेसिक मीनिंग था लॉन्ग बेसिस पे सेल करना, पूरा यूनिट या पूरा अंडरटेकिंग। अब मेरे पास ऑल्टरनेटिव है कि मैं कोई अंडरटेकिंग को अगर शट डाउन कर रहा हूँ तो मैं उसको एज इट इज पूरा रेडी सेटअप बेच दूँ, या फिर मैं उसमें से एक एक असेट को इंडिविजुअली सेल ऑफ करूं स्क्रैप के तरीके से या इंडिविजुअली वैसा। अब जैसे मेरे पास ये पूरा सेटअप है, तो अगर मैं इसको शट डाउन कर रहा हूँ या डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शंस में ये है कि मैं इंडिविजुअली एक एक असेट बेच दूँ, भाई जिसको बेंचेस चाहिए बेंचेस ले जाओ, जिसको एसी चाहिए एसी ले जाओ, घर पे लगा लो ऑफिस में लगा लो, आई डोंट केयर, लेकिन आप लेके जाओ उसका पे कर दो। दूसरा हो सकता है कि मैं किसी कोचिंग क्लास वाले को ढूंढूं, क्या देख मेरे पास ना पूरा सेटअप रेडी है, अगर आपको यहाँ पे कोचिंग क्लास चलानी है तो आप मेरे से पूरा सेटअप बाई कर लो। तो देखो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ रेडी है, इंस्टॉल्ड है। अदरवाइज ना सेटअप करने में बड़ी मेहनत हो जाती है, आपको पहले पूरा वो कलर का काम कराना पड़ेगा, फर्नीचर वाले को बुला के ये सब बनवाना पड़ेगा, एसी वाले को बुला के इंस्टॉलेशन कराओ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, ये सबको असेंबल करना, इनसे काम करवाना, पैसा भी जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा और हेडेक है इनको हैंडल करना। इसके बदले अगर आपको कोई रेडी सेटअप मिल जाए तो वो बेस्ट होगा। उसके लिए आप थोड़ा प्रीमियम भी पे करना होगा, तो आप क्या सोचोगे, यार ये काम कराने में एक तो 2 महीने लगेंगे, प्लस पैसा अलग से लग जाएगा और हर चीज का कॉस्ट जीरो से पे करना पड़ेगा। रेडी सेटअप दे रहा है अपने को तो क्लास ही चलाना है, ले लेते हैं। तो पूरी अंडरटेकिंग एज इट इज किसी को सेल ऑफ कर देना, दैट इज कॉल्ड स्लम सेल। अब इसमें आप आगे पूछ रहे हो सर बेंचेस का क्या चार्ज कर रहे हो, ये पोडियम का क्या चार्ज कर रहे हो, पैनल का, मैं बोला ऐसा है ही नहीं, मैं पूरे सेटअप का इतना चार्ज कर रहा हूँ। मैं बोला मैं 5 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ पूरे सेटअप का। अब इंडिविजुअल प्राइसिंग नहीं है, अभी एसी का 20,000 गिना के 30,000 गिना, वो सब नहीं है, टोटल मुझे 5 लाख रुपीज दे दो पूरा सेटअप आपका। अब आप इवेल्युएट कर लो कि ये सस्ता पड़ रहा है कि महंगा, लेकिन मैं बाइफर्केशन नहीं दूंगा असेट वाइज, पूरी अंडरटेकिंग ही पास ऑन करूंगा। ये मेरी बेचने की कंडीशन है, मुझे इंडिविजुअली नहीं सेल करना है। इंडिविजुअल में बहुत बार ऐसा भी होता है, आधी चीजें बिक जाती है आधी रह जाती है, फिर वो भी प्रॉब्लम आता है। अब छोटा छोटा सामान बेचना, चेयर बेचूं पोडियम बेचूं, वो सब नुकसान है। पूरे सेटअप में क्या सब कुछ गया, मुझे भी अच्छा पैसा मिल गया, आपके लिए भी कन्वीनियंस होगी। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड स्लम सेल। तो इसको यहाँ पे देखना है। अब यहाँ तो अपन अंडरटेकिंग मतलब एक कंपनी के लेवल पे बात कर रहे हैं, एक फैक्ट्री के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल का स्केल बड़ा हो गया। वैसा देख लो, द ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग कंसर्न एज अ गोइंग कंसर्न इज कॉल्ड स्लम सेल। मैंने वही बोला कि स्लम सेल जो है वो गोइंग कंसर्न के फॉर्म में चलता हुआ रनिंग बिजनेस। भाई मेरा यहाँ क्लासेस चल रहे हैं, मैं बोला आपको क्लासेस चलाने, आप ले लो पूरा सेट आप चलाओ, तो कंसर्न जो है वो कंटिन्यू रहेगा, इसलिए उसको गोइंग कंसर्न बेसिस पे बोला। स्लम सेल इज वन ऑफ द मेथड्स दैट आर वाइडली यूज्ड इन इंडिया फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वेयर द कंपनी सेल्स इट अंडरटेकिंग। तो उसकी कोई फैक्ट्री या कोई सब्सिडरी या कोई एक ब्रांच है वो सेल ऑफ कर सकते हैं। मेन रीजन क्या है, स्लम सेल क्यों कर रहे हैं वो भी देख लो। इट हेल्प्स द बिजनेस टू improve its poor performance. It helps to strengthen the financial position. It eliminates the negative synergy and facilitates the strategic investment. It helps to seek tax and regulatory advantage associated with it. तो ये सब इसके रीजंस हैं। एक तो क्या है ना, बिजनेस का परफॉर्मेंस पुअर है, हम बहुत सारी चीजें करने जा रहे हैं, सब कुछ साथ में मैनेज हो नहीं रहा, तो बेटर है ये एक अंडरटेकिंग जिसकी वजह से हम पूरा बिजनेस डाउन कर रहे हैं, इसको सेल ऑफ कर देते हैं कि भाई अंडरटेकिंग निकाल दो, इस पर फोकस नहीं करते, उल्टा इससे जो पैसा आएगा कहीं और लगा देंगे या इसी बिजनेस में बाकी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। तो वो सारे ऑप्शंस हैं। तो इसलिए बोला पुअर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करना। जिस यूनिट में नुकसान जा रहा है उसको क्यों खींच रहे हो, फालतू जो कमा रहे हैं वो दूसरे में लॉस में जा रहा है, तो इससे बेटर है इसको निकालो, परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा, पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव सिनर्जी का मतलब क्या हो गया, एक वर्ड यूज करते हैं अपन सिनर्जी या पॉजिटिव सिनर्जी। तो व्हाट इज नेगेटिव सिनर्जी? तो नेगेटिव सिनर्जी का मतलब वो 1+1 जो 11 होना चाहिए था ना, वो 1+1 माइनस में जा रहा है, नुकसान हो रहा है। मतलब दो बिजनेस साथ में चलाने से फायदा होने के बदले नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि दोनों एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सिनर्जी का मतलब है कि जब आप दो चीजें साथ में कर रहे हो या मर्जर अमालगमेशन कर रहे हो, तो इट इज रिजल्टिंग इन सम एडिशनल एडवांटेज। 1+1 11 बोलते हैं या 1+1 3 बोलते हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा एडवांटेज हो रहा है। तो जब एक साथ कोरिलेट होने वाले बिजनेसेस को हम मर्ज करते हैं या अक्वायर करते हैं, तो उससे हमें बेनिफिट ज्यादा होता है। लेकिन कितनी बार उल्टा भी पड़ जाता है कि ये दो चीज साथ में करने में नुकसान जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव सिनर्जीज। तो जो बिजनेसेस आप कर रहे हो अगर वो साथ में करने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक को अलग कर दो जो नुकसान दे रहा है, तो क्या बाकी पे फोकस कर पाओगे? वैसे तो सेम ही चीज बोलिए, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। टैक्सेशन में भी कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं, वो फिर कैपिटल गेन वाला पार्ट हो गया। वैसे अब देख लो, इनकम टैक्स एक्ट का रेफरेंस आ ही गया, इसमें बोल रहे हैं कि भाई स्लम सेल जो है वो क्या है, तो सेम मीनिंग समझाया वापस से, कुछ नया नहीं बोला। जब आप पूरा अंडरटेकिंग या बिजनेस
एंटायरली सेल आउट कर रहे हो वैसा है, और इंडिविजुअल असेट्स को आप वैल्यूएशन नहीं दोगे, आप टोटल कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो। आप लैंग्वेज पढ़ो, अभी जो मैंने बताया ना एग्जैक्टली वही लिखा है, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रखा है। वो इसलिए क्योंकि लॉस मेकिंग जा रही है, एक अंडरटेकिंग आपके नुकसान में जा रही है, तो उसमें क्या हो रहा है ना, आपका बाकी अंडरटेकिंग से आने वाला प्रॉफिट यहाँ खर्च हो रहा है। अगर आप ये बिजनेस सेल ऑफ कर दो तो एक तो कुछ इनकैश हो जाएगा और वो लॉस बंद हो जाएगा, तो अपने फाइनेंशियल पोजीशन लॉन्गर टर्म में बेटर हो जाएगी वैसा। बोलो, डेफिनेशन समझ आए? एग्जैक्टली जो मैंने बोला वही है कि इनकम टैक्स की डेफिनेशन बड़ी लॉजिकल है। यही पॉइंट्स को ऐसे पॉइंट वाइज समझा दो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बोल रहे हैं जो सेल वर्ड यूज हो रहा है ना, सेल ऑफ द एंटायर अंडरटेकिंग, तो बोला सेल वर्ड इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड नहीं है, जरूरत भी नहीं है, अपने पास एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। वो एसी की हवा से नहीं स्टैंड मिल रहा है। हाँ वही। ठीक है, अब थोड़ा कम है, अभी तो ज़्यादा हिल रहा था, एकदम पूरा वीडियो ऐसा आएगा फिर। ठीक है, हाँ, तो सेल वर्ड जो है ना उसकी डेफिनेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दे रखी है, तो फिर अलग डेफिनेशन की नीड नहीं थी, सिर्फ रेफरेंस दिया हुआ है। कुछ केस लॉ का डिसीजन भी है, देखें, द सुप्रीम कोर्ट मेड द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एक्सचेंज। ओके, इस पॉइंट पे बात हो रही है। इन दिस केस द असेसी वाज कैरिंग ऑन द बिजनेस एंड हैड ट्रांसफर्ड द असेट्स ऑफ द बिजनेस टू अ कंपनी इन कंसिडरेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। Okay, the issue was whether it was exchange or sale, because on that basis the transaction will be identified as a slump sale. The Supreme Court held that where the assets are transferred for money consideration and the liability of the consideration so determined is discharged by any mode, whether money or other assets, then the said transaction is sale. In that case, there are in truth two transactions, one transaction of sale and other of the contract under which the shares are allotted in satisfaction of the liability. However, where the assets are transferred for consideration of another asset other than money, the said transaction is exchange. On the basis of this distinction, the Supreme Court held that the transfer of asset in consideration for allotment of shares is exchange and not sale. तो ये केस लॉ का डिसीजन है कि भाई सेल और एक्सचेंज में क्या फर्क है। एक्सचेंज कॉमन सेंस वाली चीज है, आपने एक चीज दी उसके बदले दूसरी चीज मिली, तो वो एक्सचेंज है। यहाँ पे ऐसा हुआ कि मैंने मेरा बिजनेस या मेरी अंडरटेकिंग एक कंपनी को बेची और उस कंपनी ने मुझे उस कंपनी में शेयर्स दिए, पैसा तो दिया ही नहीं ना। तो सेल जो है उसमें कंसिडरेशन एक पार्ट होता है एंड कंसिडरेशन हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ मनी, तभी वो कंसिडरेशन। अदरवाइज फिर वो एक्सचेंज वाला पार्ट आके एक असेट दी दूसरी असेट नहीं, और शेयर्स जो है आपने कंपनी में लिए उसको यहाँ पे मनी के इक्विवेलेंट नहीं माना कोर्ट ने। तो कोर्ट ने बोला कि यार अगर आप अपना बिजनेस किसी कंपनी को बेच रहे हो उसमें आपको शेयर मिल रहे हैं तो वो सेल वर्ड में कवर नहीं हो सकता, बिकॉज कंसिडरेशन इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको हम एक्सचेंज बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हमें ये चीज को ध्यान में रख के चलना है। अब सेम केस अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको स्टोरी रिकॉल होनी चाहिए। देखो, नाम याद रखना ये सेकेंडरी, बट कंटेंट पता होना वो प्राइमरी है, तो पहले उस पर फोकस करना। केस का नाम अगर याद रह जाए पढ़ते पढ़ते तो बात अलग है, अदरवाइज एक बार ठीक है। नो डाउट केस का नाम लिखने से फर्क पड़ता है। ये कितनी बार वो लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई गिव द जजमेंट अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट केस लॉ, तो दे वांट कि आप ये नाम कोट करो, ऐसा होता भी है कुछ क्वेश्चंस में वो लोग पूछ लेते हैं। पर फिर नाम में ऐसा है कि थोड़ी अपनी भी लिमिटेशन आ जाती है, कितने केसेस लर्न करके जाए। तो पहला स्टोरी याद रखो कि हाँ सेल और एक्सचेंज वाला सुप्रीम कोर्ट का केस था। अब बार बार नाम पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सब्जेक्ट क्लास में खत्म होगा तो अपन लिस्ट बना लेंगे। हर चैप्टर के साथ एक पेज अटैच करो, उस चैप्टर में जो भी केस लॉ का नाम है वो मेंशन करो, सुप्रीम कोर्ट का केस है, हाई कोर्ट का केस है और केस का क्रक्स क्या है, वो अपने एक लिस्ट बना लेंगे। हैंड रिटन होगा तो याद भी हो जाएगा, तो लास्ट में अपने वो भी कर सकते हैं। तो अभी एक बार सिर्फ कंसेप्ट पे जा रहे हैं, ठीक। फिर नीचे तो उसी का एक्सप्लेनेशन है, वापस लम सेल वाली बात रिपीट हो गई। अंडरटेकिंग क्या होता है वो बता दिया, सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग उसका रेफरेंस दे दिया, उसे डेफिनेशंस बताई हुई है।
ठीक है, तो ये स्लम सेल वाली पूरी शॉर्ट नोट यहाँ पे कंप्लीट है। बोलो, क्लियर है, पॉइंट समझ आ गया?